प्री वॉइड मतलब क्या हुआ, लिखो ये पॉइंट लिखते जाओ, प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड। टर्मिनोलॉजी हमेशा ध्यान रहे, और अभी जो हम टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट आएगा, हर एक बुक में हर एक दिन आएगा, हर दिन सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए एकदम से टिप पर आना चाहिए। प्री पिवोटल, पोस्ट पिवोटल, इसके बाद डिस्कशन करेंगे। प्री पेरेंडियल एंड पोस्ट पेरेंडियल ऑलमोस्ट हो चुका है, उसमें तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट टॉपिक हम लोग करेंगे प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड। एंड तीसरा पॉइंट भी लिख लो, रेसिडुअल यूरिन। अभी जो फिगर नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, क्लियर है? ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे को नजर आ रहा है? प्री वॉइड, प्री मतलब, प्री मतलब, अब वॉइड मतलब, वॉइड मतलब, वॉइडिंग मतलब रिलीज करना, निकलना। क्या रिलीज हो रहा है यहां? यूरिन। तो यूरिन रिलीज करने से पहले का वॉल्यूम इज कॉल्ड, यूरिन लग गया लड़कों एंड लड़कियां, कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लडर का वॉल्यूम हम लोग से ज़्यादा लड़कियां का होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। हम लोग का कैपेसिटी अगर 4 से 500 ml तक है, तो इन लोग का 6 से 700 ml है। इसलिए प्री वॉइड सफिशियंट जो वॉल्यूम है वो मोर देन 300 होना चाहिए, 300 ml से ज़्यादा, 340, 350, 360, ऐसा। समझ में आ रहा है ना? तो प्री वॉइड मतलब हुआ कि यूरिन जो लग गया, और फर्स्ट मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम नापने का तरीका क्या है? कैसा मेजरमेंट कर रहे हैं? ऐसा, फिर कॉर्नर सेक्शन से, मतलब डायमेंशन कितना आ रहा है, कितना मोस्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम जो है नजर आ रहा है सबको? मतलब ए अभी जस्ट यूरिन लगा हुआ है, प्री वॉइड हुआ। क्लियर है? प्री वॉइड में समझने में तो दिक्कत नहीं है किसी को। वॉइडिंग से पहले वाला वॉल्यूम, रिलीज यूरिन करने से पहले वाला वॉल्यूम। और पोस्ट वॉइड, पोस्ट वॉइड, पोस्ट वॉइड हो गया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PVR, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन। वॉइडिंग के बाद वाला वॉल्यूम, पेशाब लगा हुआ है जोर से, दैट इज कॉल्ड प्री वॉइड। पेशाब कर लिया, यूरिन रिलीज कर लिया, उसके बाद से दोबारा वॉल्यूम लेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्ट वॉइड। क्लियर है? समझने में किसी को दिक्कत है? नए पुराने सारे बच्चे क्लियर है ना? चलो अब आते हैं, मतलब क्या है, क्यों प्री वॉइड पोस्ट वॉइड, क्या मतलब? कुछ तो होगा मतलब, तभी तो डॉक्टर लिखता है प्रिस्क्राइबेशन क्यों होता है, क्या लिखता है उसको? यूएजी ऑफ KUB प्लस प्रोस्टेट प्लस PVR। कोई मतलब बता सकता है रोशन? क्यों प्री वॉइड पोस्ट वॉइड की जरूरत होती है? सिंपल सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर और कोई
और बेटर तरीका से। मिश्रा जी बताओ। यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती है? तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चंस है मेरे पास, परेशान मत हो। स्टोन से प्री वॉइड पोस्ट वॉइड का क्या रिलेशन है? मैं क्वेश्चन से अभी अभी डिस्कसिंग पॉइंट क्या है? प्री एंड पोस्ट वॉइड। प्री वॉइड पेशाब करने से पहला, पोस्ट वॉइड पेशाब करने के बाद का, ये तो क्लियर है ना? कहाँ यूज होता है, क्या दिक्कत होता है कि हम लोग प्री वॉइड पोस्ट वॉइड कर ले रहते हैं? लिमिटेशन ऑफ प्री वॉइड कोई लिमिटेशन नहीं है, कैपेसिटी के अनुसार। मतलब ये 300 से लेकर के 700 तक का नॉर्मल वॉल्यूम है, और पीवीआर का जो जो वॉल्यूम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो है, अगर ऐसे तो 80 ml तक है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 50 to 60। इससे अगर ज्यादा बच रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसे कम बच रहा है 30 ml 40 ml, जैसे इसमें जो है क्या है, इसमें प्रोस्टेट का साइज दिया हुआ, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, इसका वॉल्यूम नहीं लिया है, लेकिन 60 ml के आसपास है। तो ये ऐसा बॉर्डर लाइन का सिचुएशन है जो इसको ना इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं ना सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। क्लियर है? फिर भी चलो मैं हाँ चलो तुम खड़ा हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ। हाँ, डिफाइन द यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज। यूटीआई नहीं चलेगा, इधर ही चलेगा। यूटीआई। दूसरा स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा। चलो और बोलते जाओ। सिस्टाइटिस, यूटीआई एंड सिस्टाइटिस वही चीज है। चलो और कोई है, किसी को समझ में आता है? यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, how many organ involved in urinary tract? बस यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी टू यूरेथ्रा। ब्लाडर तो कहाँ रह हो गया, उसके बाद यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। यूटीआई होता कहाँ है? जनरली यूरेथ्रल इन्फ्लामेशन है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है उसको सिस्टाइटिस बोलेंगे, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा सब में होगा तो उसको यूटीआई एंड सिस्टाइटिस दोनों बोलेंगे। प्रॉब्लम और भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है। बैठो। लिखें अब अच्छा से और ध्यान से सुनो। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, क्या होता है, उसका काम क्या है? यूरिन बनाना या यूरिन स्टोर करना? गॉल ब्लैडर का काम है बाइल बनाना या बाइल स्टोर करना। तो इनका शेप और साइज
हाँ पिंटू, हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ थे? फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फंक्शन क्या है? स्टोर करना। और जब फुल हो जाता है वाई एस्फिनेक्टर, उसको मैसेज मिलता है एंड उसको एस्फिनेक्टर लूज होता है, यूरिन रिलीज होता है बाय यूरेथ्रा के द्वारा। यूरिनरी ब्लैडर नहीं रहे या कंट्रोल नहीं रहे तो क्या होगा? यूरिन बनेगा, बाहर रिलीज होते रहेगा, वेट वेटिंग होते रहेगा। डाइपर 2 बार लोग पहनता है, एक बार बचपन में, बचपन में पहनाया कि नहीं तुम लोग डाइपर? अरे हम लोग को समय डाइपर नहीं था, अब तो हगी पगी क्या क्या आ गया है ना। बेचारा को लगा लगा के सब छील देता है। पहले की माँ जो रहती थी वो अपना कपड़ा का टॉवेल वगैरह वो सब यूज करती थी, भीग गया फिर टॉवेल बदला, 10 गो टॉवेल रहता था। आज तो एक लगा दिया, उसी में कर रहा है, सोख रहा है, शाम होते होते रेसेस। ठीक है कपड़ा गंदा नहीं हुआ लेकिन हवा भी नहीं लगा। और बेचारा का कोमल स्किन मैं देखता हूँ ना, बहुत बुरा हाल होता है, ऐसा नहीं है। अरे कहीं जाओ कभी जरूरत पड़े हो, ऐसा कि चलो 2-4 घंटा में नहीं हो तो क्या होता है? होता क्या है, क्यों होता है? बचपन में क्यों वेट वेटिंग होता है, और फिर एकदम से बूढ़ा होने के बाद क्यों वेट वेटिंग होता है? राइट, कंट्रोलिंग कैपेसिटी। कंट्रोलिंग कैपेसिटी तो हमारा नर्व है ना, नर्व कंडक्शन होता है, कंट्रोल करता है। तो बच्चा में भी डेवलप कर रहा होता है, अब बुढ़ापा में सेंसिटिविटी कम हो जाता है। तो क्या होगा? दोनों स्टेज में क्या होगा? कंट्रोल नहीं रहेगा। तीसरा प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है? जब एनी एक्सीडेंटल, एनी सर्जरी, कुछ लोग कह दिया कि सर सर्जरी हुआ और तब से ऐसे केस आएंगे, और मैं इसलिए इस टॉपिक को छेड़ा भी हूं। जब से सर्जरी हुआ तब से पता नहीं चलता है कि कब। समझ में आया? या किसी तरह स्पाइनल, तो क्या होता है? कंडक्टिविटी स्पाइनल कोड के द्वारा ब्रेन तक हमारा पहुंचता है। हमारा भूख लगना, खाना, स्टूल रिलीज करना, यूरिन रिलीज करना, सबका कंट्रोल कहाँ है जी? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ है? ब्रेन है। अभी ब्रेन नहीं पढ़ाएंगे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर है कि सेरेबलम है, वो लगता है कुछ दिन पहले ही पढ़ाए भी थे हम, ब्रेन हुआ था ना। चलो तीसरा कॉन्जेनाइटल्स। हाँ ब्रेन की जब बात छिड़िए दिया है तो ब्रेन में ऑलरेडी हुआ था डिफेक्टिव ब्रेन एनामलीज में, जो प्रोपोर्शन डेवलप नहीं हुआ तो बच्चा को क्या हो, जो मंद बुद्धि बच्चा हुआ, डाउन सिंड्रोम का बच्चा, उसको तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है, लेटिन पेशाब पखाना, चलना बोलना कहीं कंट्रोल है? तो वैसे बच्चे। तो प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड का ये जो नॉर्मल से, देखो हमारा मापदंड क्या है ना, मेरा ये जो रेशियो है वो तुम लोग को बुक में हो सके डिफर करे, है ना। जो बुक पढ़ करके नहीं लिखना है, ट्रेनिंग में लाना है, तो ये चीज को सोचना है, वो डिफर कर सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं ना, मतलब प्रैक्टिकल चीजें। अब एक को 300 ml का कैपेसिटी मान लिया कि जाए, मैक्सिमम हो रहा है, यूरिन करने के बाद भी उसको 30 ml 40 ml तक बच रहा, 40-50 ml बच रहा था यूरिन। सारे लोग उसको नॉर्मल रिपोर्ट, इनसिग्निफिकेंट, हमने उसको बोला कि नहीं दैट इज द सिग्निफिकेंट। क्यों?
क्योंकि उसको क्रोनिक सिस्टाइटिस हो करके यूरिनरी ब्लैडर का जो डिस्टेंशन इलास्टिसिटी कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर चुका था। तो मैं भूख का वो होल्डिंग कैपेसिटी 80 ml लेके चलूँ कि पेशेंट का जो दिक्कत हो रहा है उसको सर्वाइव करूँ। अगर भूख का पढ़ करके उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है तो पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट सफ़र कर रही है बर्निंग सेंसेशन से, रिटेंशन ऑफ यूरिन से, फ्रीक्वेंसी से, फ्लो उसका रिड्यूस किया हुआ है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया 40 ml के बाद। तो नॉर्मल रिपोर्ट कैसे हुआ नॉर्मल रिपोर्ट। हमको सिम्टोमेटिक अगर नजर आ रहा है तो उसको देना है। किसी किसी को 80 ml भी बचा हुआ है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, चलो एक बार सोचेंगे कि चलो ये सिम्टोमेटिक है, लेकिन उसको मेंशन करेंगे। लेकिन अगर किसी को 40 ml बचा हुआ है और सिम्टोमेटिक है, बर्निंग सेंसेशन है, रिटेंशन है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस है, पेशाब लगेगा, पेशाब लगना, पेशाब बाहर निकालना, यही ना प्रक्रिया करना है हमको। तो फंक्शन यूरिनरी ब्लैडर का होल्ड करना है और टाइम के साथ उसको रिलीज कर देना है। तो होल्डिंग कैपेसिटी एक हमारा देखना है कि अगर 400 ml से ज्यादा नहीं है, 300 के 200 ml में हो रहा है, तो 200 ml का होल्डिंग कैपेसिटी, इसका मतलब कि होल्डिंग कैपेसिटी घटा है। होल्डिंग कैपेसिटी कब घटेगा? होल्डिंग कैपेसिटी कब घटेगा? ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ड्यू टू एनी सर्जिकल प्रोसीड्यूर जिसके चलते यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक कर गया, ड्यू टू एनी एबनॉर्मल ग्रोथ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो स्पेस है वो स्पेस में ऑलरेडी पहले से कोई चीज भरा हुआ है। पहला प्री वॉइड क्यों देखना है, समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ, प्री वॉइड में किसी को दिक्कत नहीं है? उजमा, प्री वॉइड क्या है? बिफोर यूरिनेशन, और पोस्ट वॉइड क्या है? आफ्टर यूरिनेशन। क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे सारा क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है? वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट, दूसरा वर्ड लिखो टर्मिनोलॉजी में, इसी में सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। नहीं तो मालूम चला कि सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, सर क्या बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट, हो गया गड़बड़। क्या जी यूपी वाले भैया, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट क्या होता है बता सकते हो? सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कितने बच्चे हैं जो कनक नहीं पता? इसका मतलब फादर के तुम सेंटर में बैठती कम है ना। चल, और कोई बैक बेंचेज? हाँ बताओ, नहीं पता। किनको पता है? मृत्युंजय, स्वाति, तुमसे तो एक्सपेक्ट है। उजमा, सिग्निफिकेंट उल्टा बोल दी। सिग्निफिकेंट इज एबनॉर्मल, लिखो सिग्निफिकेंट इज एबनॉर्मल। तो प्री वॉइड more than 700 ml, more than, इससे ज्यादा अगर हो रहा है 800 ml, मतलब प्री वॉइड सिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन जनरली प्री वॉइड को हम लोग सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट में नहीं डील करते हैं, इसलिए कि नहीं टाइम मिला, लगा हुआ है, मन करेगा तो रिलीज करेंगे।
तो उसका कोई पैथोलॉजिकल साइन सिम्टम नहीं है, उससे बीमारी नहीं पकड़ाने वाला है जी। अभी एक गिलास पानी पिए कम लगा, फिर 2 घंटा बाद रुक गए ज्यादा लगा। तो वैल्यू क्या है? क्यों डॉक्टर लिखता है कि यूएसजी केवी प्रोस्टेट प्लस पीवीआर? क्यों लिखता है ऑनलाइन वाले बच्चे? रिलेटेड प्रॉब्लम टू वॉइडिंग। पेशेंट्स कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को अर्जेंसी है, नहीं मिला टाइम तो फिर मैं समझ में आया, अर्जेंसी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, अर्जेंसी। लिखते जाना, जो टॉपिक चलते रहेगा, इंतजार नहीं करना। अर्जेंसी मतलब, अर्जेंसी मतलब क्या? अर्जेंसी। अब गुस्सा बनना मेरा तय है। अब तुम लोग ऐसा ऐसा वर्ड तुम लोग समझ में आए, अर्जेंसी मतलब नहीं समझ में आता है। बस कंट्रोल कैपेसिटी से बाहर होना, अर्जेंसी। कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नेक्स्ट। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कौन बताएगा? शॉर्ट टर्म इंटरवल। फ्रीक्वेंट मतलब एक बार यूरिन अगर रिलीज कर दिया तो उसको 2 घंटा 3 घंटा चाहिए ना जी। अब बस 10 मिनट के बाद फिर करें, सर फिर जा रहे हैं, फिर आया, फिर बैठा, अभी एक और टॉपिक खत्म, सर फिर जा रहे हैं। मतलब क्या? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बर्निंग सेंसेशन, नेक्स्ट टॉपिक। बर्निंग सेंसेशन कैसा जलन? मिर्ची वाला, बर्फ वाला, कैसा? राइट। बर्निंग सेंसेशन मतलब जब मैचुरेट करेगा, मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब रिलीज करना। जब यूरिन फ्लो करेगा वो ड्यूरिंग मैचुरेशन। मैचुरेशन विथ बर्निंग सेंसेशन। पेशाब लगा हुआ है, कर रहा है और कराह रहा है बहुत। सर समझ में आ रहा है? हम प्री बॉयड पोस्ट बॉयड के चलते बहुत कुछ फिर पढ़ा देंगे। चल लिख ले, यूटीआई का सारा टर्म लिख ले। पोल्यूरिया, पोल्यूरिया मतलब पोल्यूरिया मतलब वही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज कॉल्ड, टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड पोल्यूरिया। कहाँ लिखेगा? डॉक्टर लिखेगा बार बार पेशाब करता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लिखता है लोग, लेकिन बहुत लोग पोल्यूरिया भी लिखता है। ओलिगुरिया, ओली पेशाब करने का मतलब क्या है कि पेशाब किया तो कम से कम समझ में आया, पेशाब किया 2 4 5 बूंद हुआ उसके बाद, दैट इज कॉल्ड ओलिगुरिया। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, हेमेचुरिया। हेमेचुरिया मतलब पेशाब रेड कलर का होना। समझ में आ रहा है? आवाज सुनाई दे रही है ना? लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है जी? रजनी, अब्दुल्ला एंड अदर ऑनलाइन बच्चे, हेमेचुरिया। हेमेचुरिया मतलब बताओ?
ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन में ब्लड आना इज कॉल्ड हेमेचूरिया। और भी है जो पढ़ेंगे तब, बाकी इतना तो समझ ले। तो ये जितने भी हैं, इनको ओलिगुरिया, डायसूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हेमेचूरिया, सबको देखने के लिए हमारा प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड को जरूरत पड़ती है। एनी टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी, एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, होल्डिंग कैपेसिटी, रिलीजिंग, सारा चीज को देखने के लिए पोस्ट वॉइड लेना पड़ता है। तो पोस्ट वॉइड, प्री वॉइड का तो मेजर पैथोलॉजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्ट वॉइड में ये जरूरी है। पोस्ट वॉइड का कारण क्या हो सकता है? पोस्ट वॉइड मोर देन 60 ml आ रहा है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कारण बताओ। जनरली पहला कॉज, इफ पीवीआर इज मोर देन, लिखते जाओ, मोर देन 60 ml, number 1 disease is called cystitis and UTI. पहला क्या है? सिस्टाइटिस विथ UTI। दूसरा जो कारण है, सेकेंड जो मेजर पैथोलॉजी है वो है BPH, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ये दो मेजर्स फाइंडिंग है। सबसे ज्यादा इसके अलावा और क्या हो सकता है? यूरेथरल एंड यूबीएल ल्यूमेन लीजन। यूरेथरल स्ट्रक्चर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, कोई फोड़ा फुंसी बन गया, कैथेटर लगा रहा है, वो कैथेटर के चलते प्रॉब्लम हो गया, या यूरिनरी ब्लैडर में वॉल थिकनेस बढ़ गया, या मास डेवलप कर गया, कोई ग्रोथ डेवलप कर गया, कोई ग्रोथ इस टाइप का डेवलप कर गया, तो क्या करेगा? ग्रोथ डेवलप करेगा तो ये जो यहां बाय यूरेथ्रा बाहर आता है, यही है ना, क्या होगा? नैरो करेगा, रास्ता को क्या करेगा? क्लोज करेगा, बंद करेगा। ये सब हुआ। लेकिन जनरली सिस्टाइटिस यूटीआई एक्यूट स्टेज में, एज के बाद एज फैक्टर होता है, तो इसमें क्या होता है? प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट का नॉर्मल वैल्यू लेस देन 20 है,
इसका 29 ग्राम आ रहा है, लेकिन 29 ग्राम बहुत भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए दिक्कत कर सकता है, मतलब फ्लो है थोड़ा कम सकता है, पोस्ट वाइड बचेगा। लेकिन पोस्ट वाइड अगर 40 के बाद बचता है तो फिर उसका बिना सर्जरी का कोई उपाय नहीं है। या एक दो दवाई आई हैं कुछ कुछ लोग पर, मैंने अप्लाई किया है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, दिक्कत नहीं आया। अब सोचो कितना कष्ट होता है, एक उम्र के बाद बीपीएच बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ गया, बेचारा का यूरिन नहीं हो रहा है, बूंद बूंद करके यूरिन हो रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। सीनियर सिटीजन को रियली में, मतलब ऐसा नहीं है, ढलती उम्र के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो तो सही है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम को कोई शेयर भी ना कर पाए, कोई इसको मदद भी ना कर पाए, तो बड़ा प्रॉब्लम मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पालीगंज में एक पेशेंट आया था, हमारे नोन वाले थे, जानने वाले थे, लगता है कि लगभग 80-85 उम्र होगा उनका। बाबा को लाया गया, मतलब एक मास्टर साहब थे, उनके बच्चे नहीं दिखा करके उनका मतलब दमाद हुए, फादर इन लॉ को बेचारे लेकर के आए। पालीगंज स्पेस कम है, पेशेंट ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा रहता है, और थोड़ा सा कोविड के बाद हमने गैलरीज भी अलग कर दिया है, मतलब एक पटिशन डाल दिया है, पटिशन पेशेंट गया अपना हाथ देखे। बच्चा को मतलब बाबा तो एक नहीं, उनको चढ़ाया गया किसी तरह से, और जैसे चढ़ाया गया तो क्या दिखे, उनका जो लोअर पेल्विस था एक आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़ा सा फूला हुआ है यहाँ। एक झटके में लगा कि ये लगता है कि कोई मांस वास है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोब वहां डाला तो क्या था, मोर देन 1000 ml, 1200-1300 ml यूरिनरी, प्रोस्टेट 90-100 ग्राम। अब बाबा दोनों किडनी हाइड्रोनेफ्रोटिक, अरे पेशाब जब लगे नहीं रहा है तो जहां जहां है, मतलब क्या किडनी ऐसे ही ना रहता है जी, ऐसे रहा, यहां से ऐसे आया, फिर इधर वाला किडनी, ये दोनों यहाँ यूरिनरी ब्लडर में खुला इसमें, और ये प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, ये भी ओवर डिस्टेंडेड है, तो ये यूरेटर द्वारा किडनी भी जो है हाइड्रोनेफ्रोटिक हो गया पूरा, ऑलमोस्ट पीसीएस डैमेज कर गया किडनी का। कष्ट में है बाबा। अब देखो छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर करना था और बाबा को रिलीफ कर देना था, कोई नहीं समझ आया। वो डॉक्टर पर डॉक्टर चक्कर लगा रहा है और बाबा को पेट फुला हुआ देख करके कोनो हाथ नहीं लगा रहा है। क्या प्रोसीजर था, क्या प्रॉब्लम था जो ओवर डिस्टेंडेड यूवीएल हो गया? सोचो, प्रोस्टेट तो बढ़ा हुआ था, रिलीज कर ही नहीं पा रहे थे बाबा, तो रिलीज नहीं कर, तो सिंपल सा उसका क्या मेथड है, कैथेटराइजेशन, कैथेटर लगा दे और निकल गया, रिलीफ हो गया। फॉलिज लगा दे तो परमानेंट शिफ्ट हो गया। एक डॉक्टर को भी देखा है, वो भी डॉक्टर ऐसे छोड़ दिया। अब बाबा तड़प, मेरे को भी गाली 2-4 को दिए, साला डॉक्टर क्या समझता है, वो पूरा जो भी है गोली मार देंगे, तो ये तड़प रहे थे, मैं समझ सकता था। उसके बाद हमने बोला उनको, मैंने क्या किया, मैंने समझ क्यों नहीं आ रहा है, सब रेफर करते जा रहा है, छोटा सा प्रोसीड्यूर है, मैंने लिख दिया यूरिनरी ब्लैडर इज ओवर डिस्टेंडेड मोर देन होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम्स मोर देन 12 ml, एक मतलब पूरा बढ़िया से मेजर नहीं हो रहा था, प्रोस्टेट ग्रेड 2 लगभग था। एडवाइस में मैंने चीज क्लियर लिखा, फर्दर वर्कअप कैथेटराइजेशन ऑब्लिक अदर इमेज, और बढ़िया डॉक्टर समझ में आया। बोले जाओ यार, नहीं फॉलिज लगाने आता है किसी को तो सिंपल वाला भी तो कैथेटर आता ना है, प्लेन वाला, जाइलोकेन जेली लगाया, मेल का तो लगाना और आसान है, ग्लव्स पहनो, नहीं हो ग्लव्स पहने तो क्या दिक्कत है, हाँ साबुन से धो लेंगे, नहीं तो लाओ भाई हम ही लगा देते हैं।
बगल वाला जो है उसको बुलाएं, बोला कि सर फॉलिज नहीं मिल रहा है, उसको फॉलिज कैथेटर समझ में नहीं आता है। सोचो, हम बोले कैथेटर मिल रहा है ना, तो हाँ सर ले आया फॉलिज, लेकिन उसको दिमाग, अब बोला कि सर ये लगेगा कि ये लगेगा, ऊपर में दो रहता है, एक पानी भरने वाला उन्हें कैथेटर न ऊपर, वो तो ऊपर रहेगा, नीचे लगाओ, लाओ, फिर लास्ट में हम ही उसको लगाएं। बाबा को गाली जो दे रहे थे बाबा फिर आशीर्वाद देने लगे, बबुआ इतना जी है इतना, अरे बाप रे बाप हमारा सब मार देले था, ऐसे था वैसे था, कितना आराम हो गया। बाद में 2-3 दिन के बाद बाबा मर गए, आराम होने के बाद मर गए बाबा। मालूम चला, फोन आया घेरे, जो बाबा आपको गाली दे रहे थे ना वो चले गए, हमने तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देके गए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा यही प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड डायग्नोसिस नहीं कर पाया, सिंपल। अरे वो तो ऐसे भी क्लिनिकल डायग्नोसिस करने का चीज था, अल्ट्रासाउंड तो बाद में ना हुआ। जब हाइपोगैस्ट्रियम में अगर अचानक से उतना बड़ा आउटग्रोथ लाइक मासो होगा तो बाहर थोड़े आएगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा इतना बड़ा। और यूरिन रिलीजन नहीं बाबा कर रहे हैं, 2-4-10 बूंद कर रहे थे, इतना तो समझ में आना चाहिए क्लिनिकली। तो दिक्कत इस बात की होती है, लोग, तुम लोग को हम बार बार पढ़ाते हैं तो क्लिनिकल ऐड करते हैं, एसोसिएट इन्वेस्टिगेशन ऐड करते हैं, इसी कोरिलेशन के लिए कि कोरिलेट करने से ना पेशेंट का डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। अभी भी नीचे से हम कहा रहे 4-5 वो ओपीडी करके आ रहे हैं, जो ओपीडी मेरा करना काम नहीं है। अभी फोन भी किया वही कि सर थायराइड का भी दवाई चलता है, दवाइयाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। डायग्नोसिस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्लिनिकल भी बिना इन्वेस्टिगेशन के भी पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्लिनिकल अगर नहीं पता, समझ में आ रहा है ना, ये सब प्रॉब्लम है। तो पहला सिस्टाइटिस यूटीआई, दूसरा प्रोस्टेट बढ़ना, तीसरा स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा, चौथा एनी ऑब्स्ट्रक्टिव, लिख लो कंप्लीट लिखो। पहला क्या लिखा, सिस्टाइटिस यूटीआई, बीपीएच, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। अगर सिग्निफिकेंट पीवीआर आए, मोर सिग्निफिकेंट पीवीआर आए, तो इतना पॉइंट दिमाग में रखना है। समझ में आया? अगर प्रोस्टेट नॉर्मल है तो वाल थिकनेस देखेंगे, वाल थिकनेस नॉर्मल है तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, सब चीज नॉर्मल है फिर भी है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा है। क्लियर है? रप्चर हाईली फाइब्रोटिक चेंजिंग रहता है ना, रप्चर नहीं करेगा, लेकिन क्रोनिक अगर हो गया तो वाल अगर हाईली इन्फ्लामेड हो गया तो सिस्टोसील बनाता है, वेरिकोसील बनाता है, यूरेट्रोसील बनाता है क्रोनिक होने के बाद। अब कैसे गॉल ब्लाडर में डिस्टेंडेड होते गया क्रोनिक हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो क्या हो गया, पेरिकोलेसिस्टिक कलेक्शन लाया, इडिमेटस वाल हुआ, तो यहाँ भी तो डेवलप करेगा ना, सिस्टाइटिस यूटीआई डेवलप करेगा, सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लाडर वाल, उसके बाद जब पकिए जाएगा तो रप्चर करेगा ना करेगा, यूरिन आ जाएगा पेट में, तो तब तक पेशेंट बचेगा, है ना। लेकिन वो गॉल ब्लाडर स्मूथ होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। समझ में आया? तो जिसका जो कैपेसिटी है फाइब्रस का, वाले इन्फ्लामेशन हो गया, लीक करेगा, तो एक्सटर्नल पाउचेज बनता है, वेरिकोसील वगैरह, यूरेट्रोसील वगैरह, है ना, डाइवर्टिकुली वगैरह, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। क्रोनिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में भी ये प्रॉब्लम आता है, पेशाब कम हो रहा है, प्रेशर हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेगा, या तो नीचे कहीं स्पेस ढूंढेगा या तो फिर किडनी को डायलेटेड करेगा। किडनी भी डैमेज होता है, क्रोनिक में किडनी डैमेज। अभी एक पेशेंट को मैंने रेगुलर आ रहा था, जो आर लगाता है ना, उसकी सिस्टर को, तुम लोग देखा है रोशन,
अभी जो कुछ दिन का पहले था, उस SPGI का केस था। हुआ क्या था, उसको एक सर्जरी हुआ था, और सर्जरी करते वक्त उसका यूरेटर टच किया, किसी तरह का, यह स्टोन का सर्जरी हुआ था। तो स्टोन जहाँ बीच में फंसा था उसको निकालने के चक्कर में एडेजन हो गया। मतलब एक किडनी से ये जो यूरेटर निकला और यहाँ जो फंस गया था स्टोन, इसको निकालने के ऑपरेशन करने के चक्कर में इतना ऑपरेशन हुआ कि ये वाल जो है स्टोनोसिस हो गया, यूरेट्रिक स्टोनोसिस हो गया। तो यूरेट्रिक स्टोनोसिस जो इतना चौड़ा होना चाहिए था और इतना है, तो जब जब यूरिन रिलीज करेगा कम करेगा। तो हमेशा क्या होता था, हमेशा इसको हाइड्रोनेफ्रोटिक पेशियस डायलेशन रहता था, और सब लिखता था स्टोन है और स्टोन है। लेकिन स्टोन अगर यूरेटिक रहेगा तो ऐसे रहेगा, पेनलेस रहेगा जी, पेशेंट नॉर्मल रहेगा। और कितना दिन रहेगा, 6 महीने साल भर थोड़े रहेगा अटकल, ये किसी को समझ में नहीं आता था। फाइनली क्या था, उसको यूरेट्रिक स्टेनोसिस था। समझ में आया? तो यूरेट्रिक स्टेनोसिस के दवा क्या होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसको थोड़ा सा डायलेशन वाला दवा दे देंगे, तो कम इतना है तो थोड़ा इतना हो जाएगा, तो यूरिन रिलीज कर जाएगा, पेशेंट को नॉर्मली वही कंडीशन में। हमने दवा दिया और ठीक हुआ। कभी पेशेंट आई अभी 6 महीने के बाद आई, उसका शादी वादी भी रुक गया था, बड़ा बेचारा RO लगाने वाला आता है, बहुत परेशान था, परवीन सर शादी हो जाएगा, मतलब बहुत पैनिक था सिचुएशन। अब दोबारा आप जब डॉक्टर क्या, सर्जरी ही ना है दोबारा विकल्प, और सर्जरी में जो बचल खुचल दोबारा वो भी हुआ, तो दोबारा सर नहीं करवाना चाह रहे हैं। और गरीब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है। टेक्निक तो बहुत सारा आया है, लेकिन सब एक्सपेंसिव टेक्निक है, कम पैसा वाला टेक्निक मतलब। तो उसको सिंपली मैंने कुछ दवा दिया, पेशेंट रिलीफ है, चलो शादी ब्याह हो जाएगा, बाद में दिक्कत आएगा तब। मतलब हाइड्रोनेफ्रोटिक आज भी है, लेकिन वो मॉडरेट जो रहता है वो माइल्ड हो गया। ठीक है, टाइम हो गया। और कुछ पॉइंट, प्री वॉइड पोस्ट वॉइड क्लियर है? क्लियर है ना, दिक्कत नहीं है। कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी क्लियर हो गया। कितना नॉर्मल वैल्यू कितना एबनॉर्मल वैल्यू है, पोस्ट वॉइड सिग्निफिकेंट रहने से कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो भी क्लियर है। लिख लिए सारे बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें या छोड़ दें? बोलता कम सब है, थक गया सब? ऑनलाइन वाला बच्चा सब भाग नहीं गया जी छोड़ के? चलो क्या टॉपिक था, सेकंड टॉपिक जल्दी बोलो। हाँ, रेसिडुअल पोस्ट वॉइड यूरिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल यूरिन। लिख लो एक लाइन में, पोस्ट वॉइड यूरिन इज ऑल्सो कॉल्ड, वहां डिस्टर्ब नहीं होना, वो वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। PVR, PV मतलब पोस्ट वॉइड, R मतलब बचा हुआ। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे प्री एंड पोस्ट पिवोटल। हमको लगता है कि ये टॉपिक बड़ा है, कल ही किया जाए। ठीक है।